नमस्कार। परिवर्तन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगली भी जो वीडियो है हमारी वह भारतीय संविधान के स्रोत। पिछली वीडियो आपने प्रस्तावना की पढ़ी थी, अब आगे पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि हमारे भारत के संविधान में जो बातें रखी गई हैं वह किन देशों से लाई गई है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ता है, और जवाब तब दे पाएंगे जब आप इस बारे में जानकारी रखते हैं। हमारे संविधान को अब जानते हैं कि जो भी प्रावधान, बहुत सारी बातें हमारे संविधान में अलग अलग जगहों से लाई गई है। जैसे एक भव्य इमारत बनानी है, बहुत बड़ा महल बनाना है, तो वह महल कोई मटेरियल पैदा नहीं करता है, उसके लिए अलग अलग जगहों से मटेरियल लाया जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा भव्य घर बनाना है, भवन बनाना है, तो उसके लिए आप देखे होंगे सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वह कहीं और से लाई जाती है। सरिया भी कहीं और से लाई जाती है। इसके लिए जो बजरी होती है, जो रेती होती है, यह सब सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से लाई जाती है और लाकर आपके घर के जो ज़मीन है उसके आसपास रख दी जाती है। फिर एक कारीगर आता है, और वह कारीगर जो रहता है, वह जो शिल्पकार रहता है, वही आपके घर को बनाना प्रारंभ करता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हीं मटेरियलों को जोड़ जोड़ कर एक भव्य इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। हमारे संविधान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे संविधान में भी बहुत सारी बातें जो उसकी अपनी मौलिक बातें नहीं है। जैसे हमने आपसे बात की, मूल अधिकार हमारा मौलिक नहीं है। अब जानते हैं कि यह किसी और देश से लाया गया। मौलिक का मतलब हम जिसको हमने नहीं बनाया, यह किसी अन्य देश से लाया गया। नीति निर्देशक तत्व तो आपके संविधान में निहित है, यह भी आपका नहीं है, यह भी किसी और देश से लाया गया जो हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। उसी तरह बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे कि हमारे संविधान का क्या नेचर है। बहुत सारी बातें कई देशों से लाई गई है और उनको ऐड करके एक भव्य संविधान, एक बृहद संविधान बनाया गया है। आज आते हैं उसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसी के बारे में बताते हैं और कैसे क्वेश्चन को आप हल करते हैं इन सब चीज़ों को। अब यह जो भी बातें हमने लिखी है यहाँ पर, बस यह आपको पढ़ाने के लिए नहीं, एक एक जो बात लिखी गई है उसका हम आपको विवरण बताएंगे। यह वीडियो भले से 20 मिनट और आधे घंटे की हो जाए, लेकिन एक एक बात का हम विवरण बताएंगे कि जो आगे आपको पढ़नी है वह एक बार आप यहाँ पर हल्के फुल्की इसकी जानकारी आपको हो जाए। और फिर जब हम लोग उस टॉपिक पे चलेंगे, जैसे हम नागरिकता पे चलेंगे, तो फिर नागरिकता को हम क्लियर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं नागरिकता की बात करेंगे। तो यह सब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसके बारे में आप जानते हैं। अलग अलग देशों से अलग अलग स्रोत लाए गए हैं। एक एक देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटेन मतलब जो जहाँ से अंग्रेज आए थे, उन्होंने या उनके देश से हमने क्या लिया अपने संविधान में, इसको हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटेन से कहा कि संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ जो भारत देश में जो शासन प्रणाली है वह कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं? कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को औपचारिक शक्ति प्राप्त होती है। इसी में देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां भी है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को औपचारिक शक्तियां प्राप्त होती है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगर मंत्रिपरिषद शब्द नहीं दिया है तो प्रधानमंत्री दिया है, तो प्रधानमंत्री अब कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का हिस्सा प्रधानमंत्री भी है। तो वास्तविक शक्ति किसमें? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री में, और औपचारिक शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में। और यह जो प्रक्रिया है कैसी शासन प्रणाली में? संसदीय शासन प्रणाली में। तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। अब देखिए तुरंत अगले क्रम में मिल गया कि राष्ट्रपति की शक्तियां, जिस प्रकार ब्रिटेन के राजा की शक्ति जो है वही शक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति को दी गई है। यानी राष्ट्रपति को भारत देश में जब संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो भारत देश में
राष्ट्रपति को औपचारिक शक्ति दी गई है, विवेक की शक्ति नहीं दी गई है। यानी राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा, अपने मन से कोई कार्य नहीं करेगा। आगे जब राष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करेगा, जो भी करेगा मंत्रिपरिषद से पूछ कर करेगा, मंत्रिमंडल से पूछ कर करेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यह अभी ब्रिटेन से, लेकिन जब राष्ट्रपति का पद पूछेगा तब उत्तर दूसरा हो जाएगा। तब हम अमेरिका में चले जाएंगे, यहाँ पर एक शब्द रहेगा। तो राष्ट्रपति का पद किस देश से? अमेरिका से। लेकिन जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस देश से? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। पूरे विश्व में दो ही प्रकार की शासन प्रणालियाँ हैं। शासन प्रणाली का मतलब होता है शासन कैसे किया जाता है। तो शासन प्रणाली, एक शासन प्रणाली होती है संसदीय शासन प्रणाली और एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कई देशों में, अधिकांश देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। यानी वहाँ के राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ निहित है। और आपके यहाँ शक्तियाँ किसमें निहित है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में शक्तियाँ निहित है। या संसदीय शासन प्रणाली की पहचान है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एक होती है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। तो भारत सहित कई देशों में एकल नागरिकता है। यानी हमारी जो नागरिकता है एक ही है। यानी हम दो तरह से, हमारे संघीय शासन प्रणाली है, यानी संघों के समूह को हम, एक जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके समूह को हम संघ कहते हैं। और अमेरिका में जो है एक जो नागरिकता होती है उस राज्य की होती है और दूसरी अमेरिका की। दो प्रकार की नागरिकता है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। हम तो ऐसा कहते नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम पहले निवासी या नागरिक उत्तर प्रदेश के होंगे फिर भारत के होंगे, ऐसा नहीं है। हम जब भी लिखते हैं, कहीं फॉर्म में लिखते हैं तो हम भारतीय लिखते हैं, ठीक है। हम ये नहीं लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं, अपने गाँव के हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। निवासी हो सकते हैं लेकिन नागरिक हम भारत के ही हैं। तो हमारे यहाँ नागरिकता जो है वह एकल है, यानी एक नागरिकता है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। यह प्रावधान ब्रिटेन से लाया गया है। विधि का शासन, यानी कानून का राज होगा। यह सब कहाँ से? ब्रिटेन से लाया गया। विधि का शासन मतलब कानून का शासन होगा। यह बात आप समझ सकते हैं। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह आपसे प्रश्न पूछता है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, या कुछ इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिपरिषद का कोई एक सदस्य अगर कोई बात कह दिया तो पूरे मंत्रिपरिषद की बात वह मानी जाएगी। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा। यह सब बातें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं वह सब ब्रिटेन से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, एकल नागरिकता, विधि का शासन और मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, यह सब किस देश से? ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। नीति निदेशक तत्व, खूब क्वेश्चन पूछा है, एकदम इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि लोग बिना पढ़े भी आयरलैंड को उत्तर दे देते हैं आयरलैंड से, कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लाया गया है। आप देखेंगे भाग 4 में आप नीति निदेशक तत्व को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक बहुत सारी बातें उसमें निहित हैं। तो वह जो प्रावधान लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, वह किस देश से? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से यह बात ली गई है। 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी 12 सदस्य आपके किस सदन में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन भी पूछता है किस सदन में, तो आप कहेंगे उच्च सदन में, यानी लोकसभा में आपके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 सदस्य जो होते थे एंग्लो इंडियन, वह लोकसभा में, लेकिन 12 सदस्यों का जो मनोनयन की जो मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो अभी किस देश से? आयरलैंड से। यह 12 कौन कौन लोग होंगे? यह 12 लोग होंगे, कला से होंगे, साहित्य से होंगे, खेल से होंगे, संगीत से होंगे, इत्यादि जो क्षेत्रों से होंगे। जो 12 सदस्य, यह किस देश से? ऐसी व्यवस्था आयरलैंड से। और यह आपके अनुच्छेद 80 में यह प्रावधान किया गया है, ठीक है।
आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जो राष्ट्रपति को वोट देंगे उसका जो प्रावधान है वह भी आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 54 कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद 54, जिसमें बताया गया है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ध्यान रहे यह बात कि राष्ट्रपति को मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं तथा राज्यों के विधान परिषद के भी सदस्य वोट नहीं देते हैं। यह निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का। तो ध्यान रहे, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से तो आप उत्तर दे दीजिएगा कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है और राष्ट्रपति को जो वोट देने का काम करेंगे वह कौन कौन लोग होंगे? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है, यह निर्वाचक मंडल की बात की गई। तो यह आयरलैंड से 3 बातें, नीति निर्देशक तत्व, 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यह सब बातें किस देश से? आयरलैंड से ली गई है। इसको आप लोग लिखते चलेंगे और एक नोट्स आपका बन जाएगा और हम आपको यह सब जो वीडियो मिलेगी क्रम से मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज वीडियो किसी और का बनाए कल किसी और को। जो परिवर्तन एकेडमी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही है वह संविधान का एक एक क्रम से वीडियो आपको मिलेगी, यानी लेक्चर संख्या उसमें डाली जाती है। तो यह आपको लास्ट तक मिलेगा, जब तक संविधान समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक यह वीडियो आपको इस तरह मिलती जाएगी। तो आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, घर पर बैठ के भी इसका आप नोट्स बना सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी और जो लोग देख रहे हैं वो भी। मौलिक अधिकार, यह अमेरिका से। अब अमेरिका के बारे में देखेंगे कि अमेरिका में या अमेरिका देश से हमारे संविधान में क्या क्या बातें निहित की गई हैं, क्या क्या बातें सम्मिलित की गई हैं। पहली बात है कि मौलिक अधिकार, क्वेश्चन खूब पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो उत्तर आपका हो जाएगा अमेरिका से। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ दे तब रूस से। ठीक है, यहाँ पर छूट गया रूस को भी हम बता देते हैं, यहाँ पर रूस लिख देते हैं, इसको भी हम पढ़ा देंगे। तो अमेरिका से क्या लाया गया है? मौलिक अधिकार। और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, भारत के नागरिकों को दिया गया है। अगर इसका उल्लंघन राज्य करता है तो भारत के नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यह प्रावधान किया गया है आपके मौलिक अधिकार। आपके कुल मौलिक अधिकार 7 थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब 6 हो गए। ठीक है, यह मौलिक अधिकार का जस्ट टॉपिक चलेगा आगे कुछ ही दिनों के बाद, तो उसमें मौलिक अधिकार का विस्तृत वर्णन दिया जाएगा। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले कितनी थी? 7 थी। उद्देशिका का विचार देख लीजिए, यह बात आ गई। अभी हम प्रस्तावना को पढ़ा रहे थे तो इसमें कई बार आपको बताए थे कि जो उद्देशिका है या उद्देश्य प्रस्ताव है या उसी को प्रस्तावना कहते हैं, इसका जो विचार लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जो उद्देशिका का जो विचार है यह अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार भी अमेरिका से, उद्देशिका का विचार भी अमेरिका से लिया गया है। अगला है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया किसके ऊपर लगती है? राष्ट्रपति के ऊपर लगती है। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया को बतलाता है, महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। आप ध्यान रखिएगा, पूरे संविधान में बस एक जगह महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, वह अनुच्छेद 61 में। बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है कि इसके ऊपर महाभियोग लगता है, तो केवल राष्ट्रपति के ऊपर लगता है और लोगों के ऊपर इसी तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसको साबित कदाचार कहते हैं, उसको महाभियोग नहीं कहते हैं। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में? 61 में। और कब लगेगा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा। ध्यान से सुनिएगा, यह बात आपको बता देते हैं। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो सदन के कोई भी, दोनों सदनों में से यानी लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है।
लेकिन ध्यान रहे इसके महाभियोग की प्रक्रिया लाने के पूर्व कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसको अदा करना पड़ता है। बिना फॉर्मेलिटीज़ के नहीं महाभियोग ला सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया जाएगा। जो सदन अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाता है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो कोई भी सदन, यानी दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है, लेकिन उसके पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी तथा राष्ट्रपति के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, तभी महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर इतना हो जाता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के अगले क्रम में उसी सदन के 2/3 सदस्य अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध संकल्प पारित कर देते हैं तो यह अगले सदन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लीजिए लोकसभा ने ऐसा किया कि राष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाया, राष्ट्रपति के विरुद्ध एक प्रस्ताव तैयार किया जिस पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, फिर राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दिया और फिर राष्ट्रपति के खिलाफ एक संकल्प पारित किया जिस पर 2/3 सदस्यों ने अपनी सहमति दी और फिर यह चला जाएगा राज्यसभा के पास। लेकिन इसके बीच राष्ट्रपति को एक मौका दिया जाएगा कि आप अपने सफाई में क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्रपति अगले सदन में जहां पर अगली प्रक्रिया होगी वहां पर जाकर सफाई देगा। अगर वह सदन इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसके भी 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के ऊपर संकल्प पारित कर दिए तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, यह हो गई महाभियोग की प्रक्रिया। तो किस देश से? अमेरिका से लाई गई स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका से ही लाई गई। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब आगे आपको बताएंगे, तो इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो अभी अमेरिका से ही लाई गई है। चलिए रूस को यहीं पर देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य जो है वह किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। पहले भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो प्रक्रिया थी वह शामिल नहीं थी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो प्रक्रिया थी वह शामिल नहीं थी, लेकिन बहुत बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब हुआ आप जानते होंगे, मैंने कहा था कि इसको मिनी संविधान कहा जाता है, इसके द्वारा कई कार्य किए गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 11 हो गई। उसको हम मौलिक कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो मौलिक कर्तव्य की जो प्रक्रिया हुआ रूस से और मौलिक अधिकार की जो प्रक्रिया वो किस देश से? अमेरिका से। मौलिक की जगह कहीं कहीं मूल लिखा रहता है तो लोग एक ही बात मान लेते हैं, एक ही बात तो है, लेकिन लोग जान जाते हैं कि मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में बहुत अंतर नहीं समझ पाते हैं तो गलत कर जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। मौलिक अधिकार चाहे मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य चाहे मूल कर्तव्य, बात तो एक ही है। तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह मौलिक कर्तव्य की जो प्रक्रिया किस देश से? रूस से लाई गई है। यहाँ पर ये सब बातें हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया से देखिएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। समवर्ती सूची, यह जो प्रक्रिया किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वह संघ बनाएगा यानी केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा वह राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों लोग कानून बनाएंगे। यह भी मिलेगा आपको। तो जो समवर्ती सूची है किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की जो भाषा है प्रस्तावना की, वह भी ऑस्ट्रेलिया से। मैंने कहा कि प्रस्तावना का जो विचार है वह किस देश से? प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका से और प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे अब देखेंगे कनाडा। कनाडा से जो व्यवस्था लाई गई है वह संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। आप देखेंगे अनुच्छेद 1 में भी पढ़ेंगे।
तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यह व्यवस्था किस देश से ली गई है, कनाडा से। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु राज्यपाल किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। मतलब आप देखेंगे अगर केंद्र में अगर यह कानून बन रहा है तो कोई भी विधेयक रहता है, लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति से संतुष्ट नहीं होता है तो विचार के लिए वापस करता है, लेकिन जब दोबारा जाता है तो उस पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। और उसी तरह विधानमंडल में भी प्रक्रिया चलती है, जहाँ पर 2 सदनी विधानमंडल है वहाँ पर भी अगर विधानसभा ने पारित कर दिया तो विधान परिषद के पास, और विधान परिषद ने पारित कर दिया तो राज्यपाल के पास। अगर राज्यपाल इस पर संतुष्ट नहीं है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है, और राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए अगर भेजेगा तो उस क्रम में जब दोबारा या फिर जाएगा विधानमंडल से तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है यह किस देश से, कनाडा से लाई गई। ठीक है, आगे देखेंगे अफ्रीका से। अफ्रीका से क्या लाया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अफ्रीका से संविधान संशोधन 368 में, अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से, अफ्रीका से लाई गई। जर्मनी, देखिए यहाँ का जो संविधान है, अब जर्मनी के बारे में देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। जर्मनी से जो व्यवस्था लाई गई है वह आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध की जो व्यवस्था लाई गई है वो जर्मनी से लाई गई। अब यह क्या है, 352, 356, 360। ठीक है, यह आपात उपबंध है। तो 352 में देखा जाएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और किन परिस्थितियों में कर सकता है, जब युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति पैदा हो, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार, 352 के अनुसार। लेकिन घोषणा के 1 माह के अंदर, यहाँ पर बात को सुन लीजिएगा, घोषणा के 1 माह के अंदर दोनों सदनों का अनुमोदन इस पर आवश्यक है। अगर दोनों सदनों ने अपनी सहमति घोषणा पर यानी अनुमोदन नहीं किया तो यह लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति को मैंने कहा था विवेक की शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तो अगर घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने वाला है या लग सकता है, तो इसके लिए दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, और दोनों सदनों के 2/3 सदस्य, ठीक है, अगर इस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो यह राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है यह प्रभावी हो जाएगी। कितने दिन तक, 6 महीने तक, और फिर 6 महीने तक, 6 महीने के बाद दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है, और इसी तरह 6 महीने तक यह बढ़ाया जाएगा। और कब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक यह खतरा टल न जाए। ठीक है, तो यह जो उपबंध है, आपातकाल का जो उपबंध है, यह किस देश से, जर्मनी से। और अंत में जिसका हमारे संविधान में सबसे ज्यादा योगदान था उसका था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा योगदान हमारे संविधान में है। लगभग 250 अनुच्छेद, लगभग 250 जो अनुच्छेद थे वह संशोधन सहित या सीधे उठाकर आपके संविधान में ऐड कर दिए गए। क्वेश्चन भी पूछता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो आप कहेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। तो यह हो गया आपका संविधान के स्रोत, यानी आपके संविधान में कौन कौन लोग आए थे, किनका किनका योगदान था, वह स्रोत इससे संबंधित है। तो बहुत सारी बातें हैं, इससे जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप हल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और मन से पढ़ाई करिएगा। और इसी अभिलाषा के साथ, इसी भावना के साथ आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई भी करेंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे और सफल होने में कामयाब होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना।